अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इससे पहली वीडियोस में कनाडा के रिफ्यूज़ल्स पे बात कर चुका हूँ। बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ अपने रिफ्यूज़ल लेटर्स शेयर किए, कवर लेटर्स शेयर किए, जिसकी मदद से हमें फ़ायदा हुआ उसको आइडेंटिफ़ाई करने में मिस्टेक्स जो हमने की और ताकि वो आइंदा मिस्टेक्स ना की जाएँ। नॉलेज शेयर करने से जो मेरे पास कुछ थोड़ा-सा नॉलेज है वो मैंने शेयर किया, कुछ दूसरे लोगों ने शेयर किया और साथ में जो हमारी एक एक्सपर्ट टीम है जो वीज़ा पे काम करती है कंसल्टेंट जो टीम है वो मेरे दोस्त हैं। मैं खुद बहैसियत कंसल्टेंट काम तो नहीं करता, लेकिन जो एक्सपीरियंस है वीज़ा रिलेटेड और जो मेरी ट्रैवलिंग है उससे मुझे जो कुछ पता है मैं कोशिश करता हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ। आज मैं बात करूँगा ऑस्ट्रेलिया वीज़ा का। मेरे पास एक रिफ्यूज़ल है और इस रिफ्यूज़ल में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि जो भी आप 10-15 मिनट जो भी जितनी भी ये वीडियो होगी, जितने भी मिनट की वो आपके ज़ाया नहीं जाएँगे, बहुत कुछ हम सीखेंगे इसमें। आप अपना रिफ्यूज़ल लेटर और अपना कवर लेटर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपना आप शेयर कर सकते हैं। हम आपकी प्राइवेसी का पूरा ख़्याल रखते हैं, हम कभी भी इसको लीक आउट नहीं करेंगे, कभी भी वीडियो में हम वो नहीं दिखाएँगे। अभी जिस भाई का हमारे पास रिफ्यूज़ल ऑस्ट्रेलिया का है, ये विज़िट वीज़े का रिफ्यूज़ल है। इन्होंने फ़ाइल बहुत अच्छी तैयार की, इसमें कोई शक नहीं। कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जो मिस हो। कोई ऐसी चीज़ जो मतलब मेंशन करने वाली हो और जो इन्होंने ना की हो। बहुत अच्छी फ़ाइल बनाई, लेकिन फिर भी इनको रिफ्यूज़ल मिला। एक वीडियो इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में बनाने वाला हूँ कि रिफ्यूज़ल्स हमें मिलते क्यों हैं? जो ख़ास वजह है, मतलब फ़ाइल बिल्कुल अच्छी होने के बावजूद भी रिफ्यूज़ल्स क्यों मिलते हैं? वो इन फ्यूचर इंशाल्लाह मैं उस पे बात करूँगा। अभी जो ये मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ जी, ये रिफ्यूज़ल है। अब जो वीज़ा ऑफ़िसर है उसने जो चीज़ें उसकी जजमेंट है जो वो उसके बारे में बात कर रहा है, जो डिसीज़न है उसके बारे में बात कर रहा है। वो कहता है जी, माय डिसीज़न इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। जी कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ हक़ाइक़ हैं, जिन पे मेरा डिसीज़न है। ये ऑस्ट्रेलियन ऑफ़िसर कह रहा है। The applicant is a 31-year-old citizen of Pakistan currently residing in Pakistan. बंदे की उम्र एक 31 साल है, पाकिस्तान में वो रह रहा है। अच्छा, ये अब इस लाइन में बड़ा सोचने वाली बात है। ये जो उसने हालाँकि ये कोई बनती नहीं, कोई तुक नहीं बनता कि मतलब एक बंदा पाकिस्तान में रह रहा है, उसकी उम्र 31 साल है। लेकिन ये जो लाइन इंडिकेट कर रही है, ये आपको ये बता रही है कि आपका मुल्क इस वक़्त जो है, वो इस हालात वाक़यात इस तरह के हैं कि जितने भी बंदे मैच्योर हैं, ख़ास करके शादीशुदा हैं, वो यहाँ से भागना चाहते हैं, वो कहीं जाके सेटल होना चाहते हैं। तो ये उसने एक फैक्टर जो है, ये इंक्लूड किया है कि ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में ही रह रहा है। पाकिस्तानी होता, किसी और मुल्क में होता, इंग्लैंड में होता, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया का तो ये कर रहा है, इटली में होता, किसी भी और मुल्क होता, तो शायद बात और थी। दुबई से कर लेता तब भी बात हो रही थी, लेकिन उसने ये फैक्टर भी मद्देनज़र रखा है कि ये पाकिस्तान में मौजूद है और वहाँ से ये हमें वीज़ा लेने के लिए इसने एप्लीकेशन भेजी है। The applicant claims they will be traveling alone to Australia for tourism। वो कहता है कि इसे क्लेम करता है कि मैं अकेले ही जाऊँगा टूर करने के लिए। ये भी एक फैक्टर रखें कि बाज़ औक़ात अगर हम फैमिली का साथ लगा देते हैं कि फैमिली टूर है, मेरी बीवी जा रही है मेरे साथ, मेरे बच्चे भी जा रहे हैं, तो थोड़ा-सा केस स्ट्रॉन्ग हो जाता है क्योंकि उसमें ये है कि आप बर्डन उनका बर्दाश्त नहीं कर सकते, जाते ही वहाँ सेट नहीं हो सकते, बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए जब आप फैमिली के साथ जा रहे होते हैं तो उस वो थोड़े-से चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं बनिस्बत अकेले टूर करने के। आगे वो कहता है द एप्लीकेंट डिक्लेयर्ड टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड, दिस इज़ द एप्लीकेंट्स फर्स्ट विजिट टू ऑस्ट्रेलिया। कि उसने सारी बात ठीक है कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी कि इसका भी बिज़नेस है और ये पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलिया पे विज़िट कर रहा है। I have considered the evidence of your business and financial circumstances. These evidence you have provided indicate that you are self-employed and have some savings. I also note you have disclosed evidence of your income circumstances in the form of bank statement. अब मेन बात जो है ये सुनने वाली है कि वो कहता है मुझे यकीन है कि जो तुमने मुझे एविडेंस दी हैं कि तुम कारोबारी हो, मैं मान लेता हूँ उसकी। और जो एविडेंस उसके साथ जो तुमने दिया है कि मेरे पास पैसा बहुत है, मुझे मसला कोई नहीं है विज़िट करने का, वो जो आपने प्रूफ़ दिया वो दिया है आपने बैंक स्टेटमेंट का।
बैंक स्टेटमेंट की शक्ल में आपके पास आपने प्रूफ दिया, इसके अलावा आपके पास प्रूफ नहीं सेविंग्स का कि आपके पास पैसा कितना है। मतलब आपने कोई प्रॉपर्टी शो नहीं की, आपने घर नहीं अपना बताया कि इतने मेरे पास घर हैं, इतनी गाड़ियाँ हैं, इतने मेरे पास मतलब शॉप्स हैं जिनके मुझे रेंट्स आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं। अब ये आगे देखिएगा इसका नतीजा क्या निकलता है। जब आप प्रॉपर्टी ऐड नहीं करते, जब आप इस तरह के एविडेंस ऐड नहीं करते, तो इसका ये नतीजा क्या निकालते हैं। However, I do not consider the evidence of your income and savings to be substantial enough that they present a significant incentive for you to return to your country of residence. कहते हैं कि जितने भी आपने मुझे अपने इनकम के और ये आपकी सेविंग्स के मुझे एविडेंस दिए, ये काफ़ी नहीं है इस बात पे मुझे यकीन करने के लिए कि आप वापस अपनी कंट्री में आ जाएंगे। वो क्यों नहीं है? I note the applicant has provided some financial documents. While I have considered this evidence, I have attached less weight to this information as the fund can be withdrawn anytime. मेन बात ये है, वो कहता है कि आपने जो भी प्रोवाइड किए हैं फंड मुझे समझ आती है, लेकिन मैं इसको ज़्यादा वेट नहीं देता। मेरे लिए ये काबिल वज़न बात नहीं, इसमें कोई आपकी बात में वज़न नहीं है कि आपने बैंक स्टेटमेंट लगा दी, 80 लाख की लगा दी, 1 करोड़ की लगा दी, 1.5 करोड़ की लगा दी, मेरे लिए ये वक़्त नहीं रखती। इसलिए वक़्त नहीं रखती, वो कहता है आइए आप कभी भी निकलवा सकते हैं। मतलब उनका एक माइंड बन गया है इन कंट्रीज़ का और ये इनके वीज़ा ऑफिसर्स का कि एक बंदे के पास पैसा है, पाकिस्तानी बंदे के पास पाकिस्तान में रह रहा है, उसका अपना पैसा नहीं है। ये उनका माइंड बन चुका है। अब वो यही कह रहा है कि मुझे नहीं यकीन कि ये तुम्हारा अपना पैसा है, ये तो तुम किसी से लिया होगा, बाद में निकलवा लोगे। बस इतना तुम्हारा काम है, रिश्तेदारों से माँग के ले लेते हैं, दोस्तों से माँग के ले लेते हैं, एक स्टेटमेंट अच्छी बना लेते हैं। लोग और तरह से भी पैसे बैंक्स में रखते हैं। तो वो कहते हैं हम इसको नहीं मानते, ये कोई इतनी वक़्त नहीं है इसकी, ये जो आपकी दलील है कि मेरे पास पैसा काफ़ी है, तो ये नहीं है। यहाँ प्रॉपर्टी अगर शो की जाती बहुत सारी, तो उसकी वक़्त होनी थी। Therefore, this evidence is not of itself sufficient evidence of incentive to return to your country of residence. ये काफ़ी सबूत नहीं है। अगली बात कहता है I acknowledge that the applicant's spouse and children will remain in home country resident country. हाँ, ये बात पे वज़न है, वो कहता है मैं मानता हूँ इस बात को कि बच्चे भी हैं तुम्हारे, बीवी है, आप वो रहेंगे पीछे और ये मतलब एक रीज़न बनता है ना कि बीवी बच्चों के पास तो जाना ही है वापस। तो एंड आई गिव दिस सम वेट, वो कहता है मैं इसको कुछ वज़न देता हूँ। ये देखिए यहाँ पॉइंट्स जो करने वाले हैं, जो आपको वेट देते हैं। एक प्रॉपर्टी आपकी लगी होनी चाहिए, या आप दुबई वगैरह जाके दूसरा जो पॉइंट था, जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया, आप कहीं और से विज़िट करते हैं, तो फिर आपको चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो आपका वेट देता है। तीसरा आप मैरिड और बच्चे हैं, तो इसमें वेट होता है। When considering a possible incentive to return, however, these family ties alone do not in themselves provide an incentive to return to home country, residence country, and must be considered in the broader context of the applicant's personal circumstances and weighted against our other relevant factors. वो कहते हैं ये ठीक तो है, इसमें वेट तो है आपके इस एविडेंस में कि आपके पीछे टाइज हैं, माँ बाप है, बहन भाई हैं, आपकी बीवी बच्चे हैं, लेकिन ये उतना वज़न नहीं रखता कि हम दूसरे फैक्टर्स को भूल जाएँ। दूसरे फैक्टर्स क्या होते हैं? आपकी कंट्री में मसला बना हुआ है, गुर्बत आपकी कंट्री का मसला है, आपकी कंट्री में लोग रहना नहीं चाहते, पॉलिटिशियंस जो हैं, उन पे आपको एतबार नहीं, पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है, बहुत सारे मामलात हैं आपके मुल्क में, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो लोग नहीं रहना चाहते और असाइलम सीकर हैं लोग। तो वो चीज़ें अगर मद्देनज़र रख ली जाएँ, तो यहाँ ये हम देखें भी इन चीज़ों को, तो तब भी हमें डाउट है आप पे, क्योंकि आपकी कंट्री के जो हालात वाक़यात हैं, वो इस काबिल नहीं है कि लोग जाके विज़िट करते फिरें, 10-10 लाख लगाते फिरें अपने विज़िट पे, और इतने वो खुशहाल नहीं है। अगर जो भी कुछ कर रहे हैं, तो उनको ये पता है कि ये इस तरीके से कर रहा है। ज़्यादातर केसेस ऐसे होते हैं, और उन केसेस की वजह से जो कुछ परसेंटेज या 5-10% जो ऑथेंटिक केस हैं, वो भी इसमें वो इन्वॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी जो होती है उसको देखा जाता है। इससे आगे कहते हैं जी एप्लीकेंट हैज़ प्रोवाइडेड एविडेंस ऑफ द प्रीवियस इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री, हाउएवर द कंट्रीज व्हिच आर विजिटेड डू नॉट शेयर अ कंपैरेबल सेट ऑफ इमिग्रेशन लॉज और फ्रेमवर्क एज इट established in Australia, therefore providing written indication of your future compliance with visa conditions. अब इस बंदे ने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री भी लगाई, इसने कुछ ममालिक विजिट किए, जिस तरह दुबई हो गया, मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, और कुछ मुल्क इस तरह के जहाँ जिनका आसानी से वीज़ा मिल जाता है।
तो वो कह रहे हैं कि वो उनको हम कंपेयर ही नहीं कर रहे, उनकी वर्थ इतनी नहीं है और हमारे वो लॉज, इमिग्रेशन लॉ और फ्रेमवर्क में नहीं आते। यानी कि आपने अगर कोई अच्छी कंट्री यूरोप का किया है, शेंगन कंट्री का किसी का किया और फिर वापस आए हैं, तो उसका वेट है। लेकिन ऐसी कंट्रीज़ जैसे अज़रबैजान हो गया, दुबई हो गया, मलेशिया, सिंगापुर, जो आसानी से वीज़ा दे देते हैं और पाकिस्तानी वहाँ जाके वापस आ जाते हैं क्योंकि वहाँ मुश्किल हो जाता है इनके लिए। तो वो कहता है ये हम इसको इतना कंसीडर नहीं करते कि एक ट्रैवल हिस्ट्री तो हम मानते हैं तुम्हारी, हम इसको देखते हैं। लेकिन बाकी जो चीज़ें उस तरह वेट नहीं है कि इस बेस पे, इस ट्रैवल हिस्ट्री पे हम आपको ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा दे दें। यानी कि किसी और कंट्री में अप्लाई करें तो मिल जाएगा, वहाँ को इसको वेट मिल सकता है, हमारे नहीं। आखिरी बात, आफ्टर कंसीडरिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड आई एम नॉट सैटिस्फाइड दैट द एप्लीकेंट जेन्युइनली इंटेंड्स टू स्टे टेम्परेरी इन ऑस्ट्रेलिया फॉर द पर्पस सेट आउट अबव। कहता है मैं जितनी भी चीज़ें ये देख ली हैं उससे मुझे यही है कि मैं सैटिस्फाई नहीं हूँ। मेन चीज़ यही है। ये तो बाकी इसने चीज़ें लगा दी हैं, एतराज़ लगा दिया। मेन चीज़ यही है कि वो सैटिस्फाई नहीं है। सैटिस्फाई ना होने की वजह से इतनी बातें उसने की हैं कि आपने स्टेटमेंट लगाई, मुझे उस पर भी एतबार नहीं है। आपके बच्चे हैं, बीवी है, आप वापस आ तो जाएंगे मुझे पता, लेकिन मुझे एतबार नहीं है। फिर इसके अलावा जो भी चीज़ें उसने इंटरनेशनल हिस्ट्री होनी चाहिए, ट्रैवल वो भी है, लेकिन फिर भी कहता मुझे एतबार नहीं है, वो इतनी वर्थ नहीं है। तो मेन जो चीज़ होती है, इनको एतबार नहीं है। अब इनके एतबार कैसे बनाया जाए, ये जो है वो ट्राई करते रहें, अच्छी से अच्छी फ़ाइल बनाएँ, लग जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ आप जो मर्ज़ी कर लें, वीज़ा नहीं देते ये लोग। हालाँकि इस फ़ाइल में असूलन अगर देखा जाए तो कोई गलती नहीं है, हर चीज़ जो उनको चाहिए वो प्रोवाइड की गई है। इस चीज़ का किसी बंदे के पास कोई हल नहीं होता अगर वीज़ा ऑफ़िसर आपको कह देता है कि मैं सैटिस्फाई नहीं हूँ। मैंने आपके सामने स्टोरीज़ शेयर की हैं कि नेरिक जो है वो 100% जेन्युइन, मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, जेन्युइन है, पढ़े-लिखे हैं, उन्होंने डिग्रीज़ उनके पास 4 साल हैं, नेरिक अप्लाई किया, नेरिक मिला, वीज़ा नहीं मिला जी, वीज़ा ऑफ़िसर कहता है मैं सैटिस्फाई नहीं, मुझे ये जेन्युइन नहीं लगता। अब लगने का कोई हल किसी के पास नहीं होता। तो ये जो फैक्टर्स हैं जो मैंने आपसे बात की, मुझे उम्मीद है इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके लिए सीखने वाली होंगी। बहुत सारी कुछ चीज़ें आप मेरे साथ शेयर करेंगे, मैं सीखूँगा आपसे। तो इंशाल्लाह इसी तरह वीडियोज़ बनती रहेंगी, एक-दूसरे से सीखते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच वीडियोज़ देखने के लिए और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।